अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलशेर है। लॉ गेट की टेस्ट 24 जुलाई 2022 को हो गई है। इस टेस्ट में जितने भी सवालात आए थे उसमें हमने कोशिश करके कुछ अहम सवालात जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। ये सवालात उन कैंडिडेट के लिए भी बहुत अहम हैं जो टेस्ट देकर आए हैं, वो देख सकें कि हमने कौन से सवालात सही किए हैं या गलत किए हैं। और ये सवालात उन कैंडिडेट के लिए तो इंतहाई अहम हैं जो लॉ गेट की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट में वो बैठना चाहते हैं, क्योंकि इन सवालात को देखकर वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉ गेट में किस तरह के सवालात आते हैं और उनकी नौयत क्या होती है। तो इनसे भी फ़ायदा होगा सवालात का, क्योंकि इनमें से भी कुछ ऐसे सवालात होंगे जो नेक्स्ट लॉ गेट में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं 24 जुलाई 2022 को लॉ गेट में किस तरह के सवालात आए थे। पाकिस्तान के आइन में जितने भी सवालात आए थे उनमें से हमने कुछ इधर कलेक्ट किए हैं। एक सवाल आया था कि द स्टेट को किस आर्टिकल में डिफ़ाइन किया गया है, तो इसका जवाब आर्टिकल नंबर 3 में है। 3 आर्टिकल नंबर में स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है। दूसरा सवाल आया था कि इसका जवाब आर्टिकल नंबर 11 में था। सवाल था कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैज़र्ड्स एम्प्लॉयमेंट। इसका सवाल था कि आइन नंबर आर्टिकल में कहा गया है कि एक बच्चा जो है कितनी एज तक उसको ये काम नहीं किसी फैक्ट्री में या माइन में काम नहीं कर सकता। तो उसके ऑप्शन थे 7 साल तक, 10 साल तक, 14 साल तक। तो इसका जवाब था 14 ईयर्स। 14 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा फैक्ट्री या ऐसी कोई भी ख़तरनाक जो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 52 से एक सवाल था, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। ये सवाल था कि ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो कब से शुरू होगी। तो इसके जो ऑप्शन थे, जब मिनिस्टर ओथ लेंगे या जो कैबिनेट बनेगा या जो इलेक्शन जिस दिन होगा उस दिन से इसकी ड्यूरेशन शुरू होगी। तो इसका सही जवाब है इस फर्स्ट मीटिंग, जब से नेशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होगी तब से उसकी ड्यूरेशन शुरू हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 60 से सवाल था, टर्म ऑफ सेनेट चेयरमैन का टर्म कितना होगा। तो उसका सही जवाब 3 ईयर्स है। आर्टिकल 64 से सवाल था, अ हाउस में बी डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वैकेंट if without leave of the house he remains absent for 40 consecutive days of its meeting। एक जो मेंबर है नेशनल असेंबली का, वो कितने दिन तक जब वो एब्सेंट रहेगा मीटिंग से नेशनल असेंबली की, तो उसकी सीट वैकेंट समझी जाएगी। तो इसका जो सही जवाब है वो 40 डेज है। आर्टिकल नंबर 118 से सवाल था, ओथ ऑफ चीफ जस्टिस। पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है आइन के किस जो शेड्यूल के तहत वो ओथ लेता है। तो इसका सही जवाब था 3rd शेड्यूल। आर्टिकल 190 से सवाल था, एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल अथॉरिटीज़ थ्रू आउट पाकिस्तान शल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका जवाब था शल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 206 से सवाल था, रेजिग्नेशन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एट रेस्ट। तो वो जब एक हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज इस्तीफ़ा देना चाहेगा तो वो किसको अपनी इस्तीफ़ा लिखेगा, वज़ीर आज़म को लिखेगा या सेनेट चेयरमैन को लिखेगा, सदर को लिखेगा या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो प्रेसिडेंट है। तो पाकिस्तान पीनल कोड के कुछ सवाल आए थे जिसमें हमने कुछ कलेक्ट किए हैं। एक सवाल था कि ट्रम्प पर्सन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। ट्रम्प पर्सन सेक्शन 11 में डिफ़ाइन किया गया है। ट्रम्प पर्सन जो एक पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है, कंपनी के लिए भी इस्तेमाल होता है और जो एक एसोसिएशन होती है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा सवाल था, ट्रम्प मैन जो सेक्शन 10 में डिफ़ाइन किया गया वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। ट्रम्प मैन जो है बच्चे के लिए भी इस्तेमाल होता है, नौजवान के लिए भी इस्तेमाल होता है, बूढ़े के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा, एक्सटॉर्शन भत्ताखोरी सेक्शन 383 में इसको डिफ़ाइन किया गया। ये इधर से भी एक सवाल था। पीपीसी सेक्शन 310, कंपाउंडिंग ऑफ किसास सुलह इन कत्ल अमद इन द केस ऑफ कत्ल अमद एंड अडल्ट सेनवली में एट एनी टाइम ऑन एक्सेप्टिंग बदले सुलह कंपाउंड हिज राइट ऑफ किसास। एक जो होता है सेनवली किसी भी टाइम एट एनी, इसका जो जवाब था एट एनी टाइम,
किसी भी टाइम पे वो जो है अपना राइट ऑफ किसास जो ले सकता है या बदले सुलह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो पाकिस्तान पीनल कोड से आया था, एनी एक्ट विच इज़ डन बट इट विल नॉट कंसीडर इन गुड फेथ इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ केयर एंड अटेंशन। ऐसा कोई एक्ट किसी ने किया है जहाँ पे अगर कोई देखा जाए कि वो उसमें लैक ऑफ केयर है या अटेंशन है तो उसको गुड फेथ में नहीं कहा जाएगा। तो ये सारा थोड़ा वर्डिंग में आगे पीछे हो सकता है। इसमें लफ्ज़ सवाल में जो था केयर इस्तेमाल हुआ था, मगर अटेंशन जो लफ्ज़ है वो आंसर में दिया गया था। पाकिस्तान पीनल कोड से दूसरा सवाल है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर के बच्चे ने अगर कोई ऐसा काम किया है तो उसको ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। कानूनी शहादत आर्डर से आर्टिकल नंबर 138। लीडिंग क्वेश्चंस, सवाल था कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं। तो जो लीडिंग क्वेश्चन है मे बी आस्क्ड इन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। जब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो उसमें लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कानूनी शहादत आर्टिकल 45 एस्टॉबल, यहाँ से एक सवाल आया था। सीपीसी से सवाल आया था एक्स पार्टी डिक्री। आर्टिकल 9 रूल 13, अगर किसी पार्टी ने प्लेंटिफ ने एक प्लेंट फाइल की है और जो डिफेंडेंट है उसको समन भी जारी हुआ है और कन्फर्म है कि उसको समन मिले हैं, 2 समन मिले हैं उसको, फिर भी अगर वो अदालत में अपीयर नहीं होता तो फिर जो जज होता है वो एक्स पार्टी डिक्री जो इशू करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 सीपीसी से था, जिसमें बयान किया गया था कि प्लेंट रिटर्न्स का जो जिक्र है वो किस ऑर्डर में किया गया। तो ऑर्डर 7 है, रूल 10 में उसका जिक्र किया गया है। 19वां नंबर सवाल भी सीपीसी से था, एवरी अपील शैल बी मेड इन फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। तो ये सवाल था कि एवरी अपील शैल बी मेड इन फॉर्म ऑफ, फिर ऑप्शन दिए गए थे। इसका सही जो ऑप्शन है, सही जवाब है वो मेमोरेंडम है। क्वेश्चन नंबर 20 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। इंटरनेशनल लॉ से ये सवाल था कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, यानी ये वो मेंबर ममालिक हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, सवाल में 4 दिए गए थे, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, और फिर पूछा गया था आखिरी जो 5वां वीटो पावर मुल्क है वो कौन सा है। तो उसमें से जवाब थे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है। तो इसका सही जवाब जो है वो फ्रांस है। ये वीटो पावर इन 5 मुल्कों के पास है। क्वेश्चन नंबर 21 आईसीजी एक्सपेंसेस, यानी आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अखराजात हैं वो कौन भरता है। तो ये जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टेट, इसका सही जवाब ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टेट। तो हर रियासत जो यूएनओ की मेंबर ममालिक, जितने भी यूएनओ के मेंबर ममालिक हैं वो सब जो है आईसीजे के अखराजात बर्दाश्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये लीडिंग केसेस जो हमारे हैं उनमें से ये कुछ सवाल आते हैं। लीडिंग केसेस में पहला सवाल था आसमान जिलानी केस से कि मलिक गुलाम मोहम्मद जिलानी वाज द फादर ऑफ द आसमान जिलानी। सवाल ऐसे था कि आसमान जिलानी जो रिट पटिशन फाइल की थी वो किसके लिए फ़ाइल की थी, अपने भाई के लिए की थी, अपने हस्बैंड के लिए की थी, या अपने फादर के लिए की थी। तो आसमा जिलानी जो रिट पटिशन फाइल की थी वो अपने वालिद मलिक गुलाम मोहम्मद जिलानी के लिए की थी। दूसरा सवाल मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से आया था कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस जो फर्स्टली डिसाइडेड बाय चीफ कोर्ट ऑफ सिंध, कि मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस जो पहले किस कोर्ट में गया था। तो वो पहले केस जो गया था चीफ कोर्ट ऑफ सिंध में गया था। दूसरा सवाल था बेगम नुसरत भुट्टो केस से, वीएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। बेगम नुसरत भुट्टो केस जो 1977 में हुआ था उसमें ये सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग थी उसमें ये बयान किया गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर सकता है। इसमें जो ये था कि वो फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता है या उनको नहीं कर सकता, इस तरह के 4-5 ऑप्शन थे, जिसका सही ऑप्शन था सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 25 जो नवाज शरीफ वीएस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इस लीडिंग केस से सवाल लिया गया था प्रेसिडेंट कैन डिसमिस पीएम एंड असेंबली। इसका सही जवाब जो है प्रेसिडेंट कैन डिसमिस एंड असेंबली। 4-5 ऑप्शन थे कि जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसका सही जो जवाब है वो
प्रेसिडेंट जो उस वक्त जो हेयरिंग हुई थी उसमें यही कहा गया था कि प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है असेंबली को। दूसरा एक सवाल, ज़फ़र अली शाह कैसे लिया गया था, ये तो एक सवालात थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। दूसरे भी इसके अलावा सवालात कुछ थे जो थोड़े हमने इतने नोट नहीं हो सके, फिर भी आपसे शेयर लाजमी हम करेंगे। एक सवाल इस तरह आया था कि एक सिपाही जो है अपने बाला ऑफिसर के कहने पे कोई फायर कर देता है, जिसको कन्फर्म है कि मैं सही कर रहा हूँ फायर, क्योंकि उसको अपने बाला ऑफिसर ने कहा है, तो ये क्या ऑफेंस होगा या नहीं होगा? तो यकीन इसका जवाब नो में आएगा, क्योंकि वो उसने जो भी किया है अपने बाला ऑफिसर के कहने पर किया है। दूसरा एक सवाल आया था कि अपीलेट अगर एक प्लेंटिफ है वो अपील करता है, तो अपीलेट डिक्री जो है वो कौन पास कर सकता है? तो मेरे हिसाब से इसका जवाब ये होगा, क्योंकि अपील जो है अपीलेट कोर्ट में उसने की है, तो उसकी डिक्री जो होगी वो अपीलेट कोर्ट ही जो इशू कर सकता है। उसके अलावा सीपीसी से एक सवाल आया था जजमेंट के हिसाब से, और दूसरा एक सवाल आया था कि एक ऑफिसर, इनमें से कौन सा ऑफिसर है जो सबूत नहीं ले सकता? ऑप्शन थे जज, रेवेन्यू ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर या आर्बिट्रेटर। तो ये जो सवाल है ये थोड़ा आप कंफर्म कर लें। तो मुझे उम्मीद है ये जितने भी सवालात हमने आपके सामने रखे हैं ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। जो कैंडिडेट अभी लॉ गेट की तैयारी कर रहे हैं, देना चाहते हैं, तो इन सवालात को अच्छी तरह से पढ़ें, इनको जाके डीपली पढ़ें। ये तो हमने थोड़ा जितना भी हमसे हो सके हमने किया है, आप इन सवालात को यकीनन डीपली जाके पढ़ें, क्योंकि ये जो घुमा फिरा के सवालात वहाँ पर देते हैं तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सो उम्मीद है आपके लिए ये चीज़ बहुत ही करामत साबित होगी। हमेशा अपनी दुआ में हमें याद रखना।